गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, टॉपिक हमारा आज का थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा क्या कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। लेकिन इस कहानी को, इस टॉपिक को सुनाना मेरे लिए थोड़ा जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से काफी आप लोगों का कमेंट सेक्शन इसी मुद्दे को लेकर के भरा हुआ रहता है। तो हमें लगा कि थोड़ा सा इस मुद्दे के बारे में पहले जानकारी एकत्रित किया जाए, उसके बाद इस कहानी को सुनाया जाए। हालांकि इस कहानी को सुनाने से पहले ही मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस कहानी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं अपने तरफ से बात कर रहा हूँ। इस कहानी में जितनी भी चीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, टोटली सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ये कहानी है। सुप्रीम कोर्ट की जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, उनके फैसले पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही इस कहानी को मैं सुना रहा हूँ। हालांकि इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कहानी को जितना भी आप न्यूट्रल होकर के सुनेंगे, जितना भी आप न्यूट्रल रहेंगे, इस फैक्ट को सुनेंगे, उतना आपके लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। जिस तरह मैं एज ए न्यूट्रल होकर के इस फैक्ट को सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप भी सेम न्यूट्रल होकर के ही इस फैक्ट को सुनने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या सच में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे ही कोई पुराना मंदिर था? क्या सच में बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले, या क्या बाबर या उसके किसी सेनापति ने राम मंदिर में सच में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? क्या मंदिर को तोड़े जाने के बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है? सदियों पहले भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में क्या लिखा? अयोध्या से मिले विष्णु हरि शिलालेख की असलियत क्या है, जिसके ऊपर दोनों पक्ष अलग अलग दावे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बारे में क्या कहा है? अयोध्या में हुए पुरातात्विक खुदाई की असली सच्चाई हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। साल 1861 में भारत पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा था। उस वक्त के रॉयल एनफील्ड के मेजर जनरल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि 2.5 दशक भारत में काम करने के बाद वह अपने मुल्क लौट सके। लेकिन इंग्लैंड पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने उसकी 20 साल पुरानी मांग को मान लिया है, लिहाजा उसे दोबारा भारत लौटना पड़ता है। इस ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। एक स्कॉटिश शायर के घर पैदा हुआ कनिंघम पेशे से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंजीनियर थे। साल 1844 में कनिंघम की पोस्टिंग बनारस में होती है। अक्सर कनिंघम सैर करने के लिए सारनाथ की तरफ निकल जाया करते थे। इसी दौरान कनिंघम की नजर सारनाथ में मौजूद 145 फीट ऊंचे टीले पे पड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह टीला किसी पुराने महाजन से जुड़ा हुआ था। इंजीनियरिंग दिमाग का लड़का 21 साल का नौजवान कनिंघम इसे पचा नहीं पा रहा था। कनिंघम को लगता है कि यह कुछ और चीज है, यह कोई साधारण सा टीला भर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ गुण, कुछ इतिहास छुपा हुआ है। अपनी इस जिज्ञासा की खोज में कनिंघम ने सारनाथ के इस टीले की पड़ताल शुरू कर देती है। इसी दौरान कनिंघम को एक ईंट पर एक छोटा सा शिलालेख लिखा मिलता है, लेकिन कनिंघम के लिए इस शिलालेख की लिपि को समझना इतना आसान नहीं था, बल्कि काफी मुश्किल था। इसीलिए कनिंघम ने इस शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी के अपने पुराने मित्र जेम्स प्रिंसेप को भेज दिया। प्रिंसेप ने कनिंघम को बताया कि ईंट से इस बात की तस्दीक होती है कि यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह वो मौका था जब कनिंघम की दिलचस्पी भारत के पुरातात्विक इतिहास की तरफ जगती है। इसी साल आर्कोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त कर दिया जाता है कनिंघम को। यह सपना था जिसका इंतजार कनिंघम वर्षों से कर रहे थे, और अपने इस सपने के पूरा होने पर कनिंघम इंग्लैंड से भारत लौट आते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त होने के बाद कनिंघम ने भारत के पुरातात्विक इतिहास की खोज शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले 2-3 लाइन में यह जानना जरूरी है कि पुरातात्विक इतिहास कहते किसे हैं। दरअसल इंसानों का इतिहास लाखों करोड़ों साल पीछे चला जाता है। इंसानी सभ्यता के विकास के दौरान बहुत से अवशेष बचते गए, पुराने होते गए। उस तरह पुराने से पुराने शहर, मकानों की दीवारें, सड़कें, गलियां, नालियां, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन और लोहे, कांच या पत्थरों के आदि इन सबको सामूहिक तौर पर पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है, और इन पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन को ही पुरातात्विक इतिहास कहा जाता है। प्राचीन भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से यात्री आए। इन यात्रियों ने भारत के बारे में अपने ब्यौरे में क्या कहे, इस तरह की यात्रा वृत्तांत लिखे हैं कि भारत में उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला।
भारत के बारे में इन यात्रियों के लिखे लेख आगे चल करके भारत के इतिहास को लिखने के काम आते हैं। ऐसे ही चीन से 4वीं शताब्दी में फाहियान नाम का एक यात्री आता है और 7वीं शताब्दी में हिमसांग नाम का एक यात्री आता है। अब कनिंघम ने पाया कि हिमसांग के द्वारा भारत के बारे में दिए गए उनके ब्यौरे की परख करनी शुरू कर दी। फाहियान और हिमसांग ने अपने ब्यौरे में उन रास्तों का जिक्र किया जिन जिन रास्तों से वो गुजरे थे। अब कनिंघम भी उन रास्तों की यात्रा शुरू कर दी जिन रास्तों से ये दोनों यात्री कभी गुजरे थे। अपनी तफ्तीश को कनिंघम ने फॉर रिपोर्ट्स ड्यू द ईयर्स 1862, 1864 एंड 65 के नाम से प्रकाशित करवाया। कनिंघम अपनी खोजी यात्रा के दौरान अयोध्या भी पहुंचते हैं। अयोध्या पर उनकी जांच का मुख्य विषय था चीनी तीर्थ यात्रियों के ब्यौरे की जांच करना। कनिंघम ने पाया कि फाहियान के द्वारा दर्ज किया गया शहर सांची और हिंसा के द्वारा दर्ज किया गया शहर विश्व का दरअसल कोई और शहर नहीं बल्कि अयोध्या ही है, और अयोध्या को ही श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में साकेत के नाम से दर्ज किया गया है। कनिंघम की सबसे ज्यादा दिलचस्पी दोनों चीनी यात्रियों के द्वारा दिए गए एक वट वृक्ष पर था। पाया और हिंसा ने लिखा है कि शहर के पूर्वी किनारे पर एक वट वृक्ष था और जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बौद्ध ने एक बार दातून करने के लिए उसे जमीन पर गाड़ दिया था और उसके बाद जमीन पर रोप दिया और तथा दातून ने कुछ दिनों में जड़ें पकड़ ली और पेड़ की शक्ल ले ली। इस वट वृक्ष के बारे में प्रसिद्ध था कि यह 7 फीट से ऊंचा, ज्यादा नहीं बढ़ता है। कनिंघम ने उस जगह की पहचान की जहां वट वृक्ष होने की बात कही गई थी, लेकिन कनिंघम को वट वृक्ष नहीं मिला। कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में अयोध्या के इतिहास के बारे में भी संक्षिप्त टिप्पणी भी दर्ज की। कनिंघम का मानना था कि रामायण में दिए गए अयोध्या के ब्यौरे बहुत पुराने हैं। धर्म ग्रंथों की परंपरा के अनुसार अयोध्या महाभारत के युद्ध के समय ही नष्ट हो गई थी। बाद में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को फिर से बसाया। परंपरा के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर 360 मंदिर भी बनवाए, लेकिन कमाल की बात यह रही कि जब कनिंघम अपनी खोज पर निकले तो उन्हें इनमें से एक भी मंदिर नहीं मिला। कनिंघम ने अयोध्या के कई मंदिरों का मुआयना किया, लेकिन यह सब मंदिर इतने पुराने नहीं थे कि इन्हें विक्रमादित्य के जमाने का कहा जा सके। कनिंघम को औरंगजेब के दौर से पुराने मंदिर नहीं मिले। कनिंघम ने लिखा कि अगर मंदिर भी रहे होंगे तो शायद उन्हें बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिया होगा। हालांकि यह पूरी तरह से कनिंघम का तुक्का था, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कनिंघम ने अयोध्या में 3 जगहों पर प्राप्त महत्व का नाम एक सुग्रीव पर्वत द्वारा मणि पर्वत और तीसरा कुबेर पर्वत था, लेकिन फईमान और हिंसा ने इन तीनों जगहों की पहचान बौद्ध स्मारकों के तौर पर दर्ज की। कनिंघम ने ना तो राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लिखा और ना ही बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा, सिवाय इस बात के कि लक्ष्मण घाट से पूर्व मील की दूरी पर शहर के बीचों बीच जन्म स्थान है। कनिंघम अयोध्या ना तो राम मंदिर की पड़ताल करने के लिए गए थे और ना ही बाबरी मस्जिद की। उनका पूरा जोर था पाया और सिंहों की जांच करना था, लेकिन उनकी रिपोर्ट और हिंदू और मुसलमान की पक्ष की तरफ से अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया गया। एक पक्ष शहर के बीच में जन्म स्थान होने की बात कहता तो दूसरा कहता कि कनिंघम को अयोध्या में कोई मंदिर ही नहीं मिला। इस तरह कनिंघम की यात्रा, जिसका मंदिर और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था, उसकी तुरपाई दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने तरीके से बिछाई जाने लगती है। अयोध्या के इतिहास को जानने का दूसरा पुरातात्विक प्रयास साल 1880 और 1891 के बीच हुआ। इस साल एएसआई के सर्वेयर अधिकारी एलोइंस एटोन फ्यूरिक का सर्वे किया। जर्मन मूल के इस आर्कोलॉजिस्ट ने पहली बार इस बात का दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक पुराना विशाल मंदिर है। अलोई एंटेन फ्यूरो लगे कसौटी पत्थर के 8 पिलर को मंदिर के अवशेषों के लिए लिया हुआ बताया। फ्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक मुसलमानों की जीत से पहले अयोध्या में 3 महत्वपूर्ण मंदिर थे, जन्म स्थान, स्वर्ग द्वारा और त्रेता के ठाकुर। इनमें से पहले मंदिर यानी जन्म स्थान पर मीर खान ने बाबर के शासन के वक्त मस्जिद कायम की, जो अब की उसके नाम से जानी जाती है। पुराना मंदिर काफी अच्छा रहा होगा। इसके कुछ खंभों को मुसलमानों ने मस्जिद बनाने के लिए काम में ले लिया। मजबूत काले पत्थरों से बने यह खंभे, जिन्हें स्थानीय लोग कसौटी पत्थर कहते हैं, 7 से 8 फीट लंबे हैं।
ऐसा फ्यूरन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। फ्यूरन ने श्वेता के ठाकुर मस्जिद से मिले एक शिलालेख का भी जिक्र किया है, जिसमें गढ़वाल वंश के राजा जयचंद का जिक्र था। इस शिलालेख में भगवान विष्णु के मंदिर होने की बात कही गई थी। इसके बाद करीब 70 साल अयोध्या और उसका अतीत जमीन में दफन रहा। 1969 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्व विभाग की एक टीम ने अयोध्या की फिर से खुदाई की। इस खुदाई का मुख्य लक्ष्य यह जानना था कि अयोध्या कितने वक्त से आबाद है। इस अभियान के लिए प्रोफेसर A.K. नारायण, T.N. रॉय और P. सिंह के नेतृत्व में 3 छोटी छोटी टीम बनी। इस टीमों ने जैन घाट, लक्ष्मण टेकरी और नल टीला की खुदाई की। इसके कुबेर टीले की भी परख की गई। इस टीम ने काले मृद भांड या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वियर खोज निकाले। इससे साबित हुआ कि अयोध्या में इंसानी आबादी ईसा से भी 1000 साल पहले से मौजूद था। टीम ने पाया कि अयोध्या में इंसानी सभ्यता के 3 सोपान है। इनमें से सभ्यता के पहले चरण के बाद यह कस्बा वीरान हो गया। बाद में 2 चरणों में हुई बसाहट आज तक जारी है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की पुरातात्विक सच्चाई जानने की गरज से यह पहला प्रयास 1975 में हुआ। इस प्रयास के पीछे थे प्रोफेसर बीबी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल 1972 में ASI के महानिदेशक हुआ करते थे। इस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रोफेसर लाल ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इसका नाम था द आर्कियोलॉजी ऑफ द रामायण साइट्स। 1975 में तत्कालीन केंद्र सरकार में सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री एस नूरुल हसन से अयोध्या में प्रोफेसर लाल के प्रोजेक्ट का फीता काटा। इसके कुछ समय के बाद प्रोफेसर लाल ने शिमला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को ज्वाइन कर लिया। साल 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज और ASI की सामूहिक फंडिंग से यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू होता है। प्रोफेसर बीबी लाल ने अयोध्या के अलावा रामेट से जुड़े स्थानों से कई, जैसे भारद्वाज आश्रम, श्रीवंगपुरम, नंदीग्राम और चित्रकूट की भी खुदाई की। अयोध्या में प्रोफेसर लाल की टीम ने हनुमानगढ़ी के पश्चिम में पड़ी खाली जमीन और सीता रसोई के पास खुदाई की। इस पुरातत्व अवशेषण अभियान के बारे में इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू 1976 और 77 और 1989 और 80 के अंक में छपी है। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर लाल को यहाँ मानव सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक अवशेष मिले। प्रोफेसर लाल ने पाया कि गुप्त काल के बाद यहाँ मानव सभ्यता होने के सबूत नहीं खोजे जा सके। अयोध्या में मानव सभ्यता के अवशेष फिर से 11वीं सदी में जाकर के मिलना शुरू होता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जगह करीब 500 साल तक वीरान रही होगी। प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातत्व अभियान में नया मोड़ आया साल 1990 में। अक्टूबर 1990 में जब कार सेवा आंदोलन अपने चरम पर था, ठीक उसी समय प्रोफेसर लाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका मंथन के लिए एक लेख लिखा। इस पत्रिका में प्रोफेसर लाल ने दावा किया कि उन्होंने अपने पुरातत्व अभियान में सीता रसोई के पास पिलर बेस खोजे थे, जो कि वहां पर एक 12वीं सदी के आसपास बने भव्य मंदिर होने का दावा करते हैं। इस बीच 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को ढा दी जाती है। इससे आगे की कहानी मैंने आपको पहले एपिसोड में सुनाया था कि बाबरी मस्जिद को गिराने और राम मंदिर के बनने के पीछे की कहानी क्या थी। इसके पीछे की कहानी कब से शुरू होती है अयोध्या में, इस तरह की बातें ये मैंने आपको आज के एपिसोड में सुनाया है। आई होप फैक्ट आपको ठीक लगा होगा। फैक्ट के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग अपने अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। फैक्ट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी इसी तरह की किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।